अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 6 स्टॉक कंपनी के शॉर्ट आंसर एंड क्वेश्चन करने हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट आंसर एंड क्वेश्चन। सबसे पहले हमें बता रहा है कि स्टेट द डेफिनेशन ऑफ लिस्टेड पब्लिक कंपनी, कि लिस्टेड पब्लिक कंपनी कौन सी होती है। लिस्टेड पब्लिक कंपनी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है। पब्लिक लिस्टेड कंपनी ऐसी कंपनी होती है कि जिसमें मेंबर्स की तादाद हमारे पास कितनी है, 7 है, और जो कम से कम मेंबर्स की तादाद जो हमारे पास 7 है, और मैक्सिमम मेंबर्स जो होते हैं वो हैं, उसकी कोई जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो इसके अलावा फिर ये जो कंपनी है इजीली शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकती है, सेल कर सकती है। और ये कंपनी जो है रजिस्टर्ड होती है सबसे पहले, और फिर उसके बाद क्या जो है इसका तमाम तर काम ये होता है कि थ्रू प्रॉस्पेक्टस जो पब्लिक है उसको अपने शेयर्स को इशू करती है और उसके ज़रिए पैसा उठा लेती है। और अनलाइबल जो शेयर होल्डर्स होते हैं इस कंपनी के, उनकी लाइबिलिटी अप टू देयर शेयर वैल्यू वहाँ तक होती है। तो ये कहलाती है पब्लिक लिस्टेड कंपनी के जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट होती है। इसके अलावा इसके मिनिमम मेंबर्स होते हैं 7, मिनिमम मेंबर 7, और मैक्सिमम जो होते हैं 9 लिमिट। इसके अलावा ये कंपनी जो है इजीली सेल कर सकती है और ट्रांसफ़र कर सकती है शेयर्स को। शेयर्स ऑफ कंपनी कैन बी easily sold and transferred। इसके बाद हमारे पास आ जाती है मल्टी मेंबर प्राइवेट कंपनी। सेकंड, मल्टी मेंबर प्राइवेट कंपनी। मल्टी मेंबर प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम मेंबर्स की तादाद होती है 2 और मैक्सिमम होती है 50। और ये कंपनी जो है अपनी कंपनी के नाम के साथ प्राइवेट लिखना जो है प्राइवेट लिखना ज़रूरी होता है। इसके अलावा ये कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को इशू नहीं कर सकती, ना ही उनको सेल आउट कर सकती है। और इसके अलावा जो है ना ही इसके शेयर्स जो होते हैं ट्रांसफ़र हो सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स आपस में मिलकर कंपनी बना रहते हैं। इसलिए जो है बाकी मेंबर्स इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि वो जो पब्लिक को इशू कर सकें शेयर्स को, या उनको सेल कर सकें या ट्रांसफ़र कर सकें। तो इसमें जो है मिनिमम मेंबर्स हमारे पास होते हैं मैक्सिमम मेंबर 50। इसके बाद जो है द शेयर्स ऑफ कंपनी आर नॉट ट्रांसफरेबल। इसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेजेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। स्टेजेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, यानी जब कंपनी को बनाया जाता है तो उसके अंदर कौन कौन सी जो है स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है प्रमोशन स्टेज है। सेकंड आ जाती है हमारे पास इनकॉर्पोरेशन स्टेज।
थर्ड हमारे पास आ जाती है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। और फोर्थ हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है प्रमोशन स्टेज। तो प्रमोशन स्टेज का मतलब वो होता है कि जब कंपनी को बनाया जाता है तो उसमें जो प्रोमोटर्स एक अहम रोल अदा कर रहे हैं कंपनी को बनाने के अंदर। तो सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं, कंपनी के बारे में आइडिया देते हैं कि नेम ऑफ बिज़नेस क्या होना चाहिए। इसके बाद जो है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी कंपनी के शुरू के तमाम अखराजात कितने होने चाहिए। उसके अंदर फाइनेंशियल सोर्सेज हमारे पास कौन कौन से ज़राए हैं जिसके ज़रिए हम लोग जो है कैपिटल को इकट्ठा कर सकते हैं। इसके अलावा नेम ऑफ कंपनी क्या आ जाएगा, कितना पैसा जो है अथराइज कैपिटल मतलब कि टोटल कंपनी का कितना सरमाया है, उसके अंदर से कितने जो सरमाया है उसको जो है इशूड कैपिटल के तौर पे हम जो है पब्लिक को शेयर सेल आउट कर सकते हैं। इशूड कैपिटल वो कैपिटल होता है कि जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि कुल सरमाए में से जो शेयर्स जितने के हम लोगों ने पब्लिक को शेयर सेल आउट करने होते हैं तो वो हम लोग क्या कर रहे होते हैं पब्लिक को इशू करते हैं और उसके अगेंस्ट पैसा उठा लेते हैं। फिर इसके बाद जो है इनकॉर्पोरेशन स्टेज आ जाती है। तो उसमें जो रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड करवाया जाता है कंपनी को वो इन्फॉर्मेशन जो है इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जो है स्टेज कहलाती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड स्टेज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। तो कमेंसमेंट का मतलब क्या आता है कि जो है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब रजिस्ट्रार तमाम चीज़ों से तमाम डॉक्यूमेंट से मुतफिक हो जाता है, उस चीज़ से एग्री कर लेता है, उसके बाद कंपनी को जो है एक सर्टिफिकेट जारी कर लेता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के वो आप कंपनी को स्टार्ट कर सकता है। तो उसके बाद जो कंपनी क्या करती है कि तमाम आफ्टर जब तमाम रिक्वायरमेंट उसकी कंपनी की पूरी हो जाती है कंपनी को शुरू कर लेती है। और इसके बाद हमारे पास था कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन के अंदर स्टेज के अंदर ये चीज़ बताई जा रही होती है कि कंपनी ने कितने जो है शेयर्स इशू किए हैं जनरल पब्लिक को और उसके अगेंस्ट कंपनी ने कितना पैसा वसूल किया। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का आइन। कंपनी के 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सबसे पहले मेमोरेंडम होता है कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा आ जाता है हमारे पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और थर्ड हमारे पास आ जाता है प्रॉस्पेक्टस। तो ये क्या बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट होती है जिसके ऊपर कंपनी का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होता है। इसके अलावा ये क्या होता है, कैसा डॉक्यूमेंट है जो डिटरमाइन कर रहता है राइट्स पावर एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी के, क्या हुकूक कंपनी की तरफ से जो है मालिकान को हासिल होंगे, क्या उनके पास पावर्स होंगी और इसके अलावा क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं और कंपनी का मेन मकसद क्या है। ये तमाम चीज़ें जो है मेमोरेंडम के अंदर डिफ़ाइन किया जाता है। और ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट भी होती है कंपनी की। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट which contains the rights, powers and objects of कंपनी। यानी कंपनी की तरफ से जो तमाम मालिकान हैं और इसके अलावा शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या हकूक़ हासिल हैं, क्या क्या उनके पास जो है इख्तियारात होंगे और इसके अलावा कंपनी का मेन मकासद भी इसके अंदर ये जो है डिफ़ाइन किया जा रहा है। इट इज़ द प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, डिफाइन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है कि सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होती है कंपनी के, जिसके अंदर तमाम रूल्स और रेगुलेशंस को डिफ़ाइन किया जा रहा था कि यानी कंपनी के अंदरूनी मामलात को चलाने के लिए कौन कौन से ऐसे कवानीन हैं जिनका होना ज़रूरी है, और उन्हीं कवानीन के मुताबिक जो कंपनी का तमाम तर निज़ाम चलाया जाता है, जो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या उसके कवायद ज़वाबित कहलाता है। डेफिनेशन देखें, इट इज़ सेकंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी which include the rules and regulations to run the company। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, डिफाइन प्रॉस्पेक्टस ऑफ द कंपनी। तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होती है कंपनी की, जो क्या कर रही होती है कि जिसको के अंदर एडवर्टाइजमेंट की जा रही होती है कैपिटल को बढ़ाने के लिए, और इसके अलावा जो कंपनी के जितने भी शेयर्स होते हैं जनरल पब्लिक को ऑफ़र किए जाते हैं कि वो कंपनी के शेयर्स को परचेज़ कर लें। ये थर्ड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होती है कंपनी की। This document is advertised for raising capital and also invite general public to purchase the shares। of the company। इसके अलावा हमारे पास सेवन क्वेश्चन है, स्टेट द काइंड्स ऑफ कंपनीज कैपिटल। काइंड्स ऑफ कंपनी कैपिटल यानी कंपनी के सरमाए की कितनी इकसाम है। तो हमारे पास सबसे पहले है काइंड ऑफ कंपनी कैपिटल। सबसे पहले हमारे पास अथॉराइज्ड कैपिटल। अथॉराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होता है यानी कंपनी का कुल सरमाया जो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करवाया जा रहा होता है। इशूड कैपिटल वो होता है कि अथॉराइज्ड कैपिटल का हिस्सा होता है
सेकंड हमारे पास आ जाता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल वो सरमाया है जो अथराइज कैपिटल का हिस्सा होता है, जो हम लोग जनरल पब्लिक को ऑफ़र कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स के इतने शेयर्स जो हैं हमने जनरल पब्लिक को सेल करने हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड में सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल वो होता है कि जो हम लोग जो है ये भी पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल होता है। इशूड कैपिटल वो जो कंपनी को जनरल पब्लिक ऑफर कर रही है शेयर्स खरीदने की दावत दे रही है, उसके अंदर जितने एप्लीकेशंस कंपनी वसूल कर लेती है और उसके अलावा जो शेयर्स लोगों की तरफ से जो है उनके एप्लीकेशंस को वसूल किया जाता है और उनके शेयर्स उनको दे दिए जाते हैं। तो ये हमारा सब्सक्राइब कैपिटल थर्ड होता है। इसके बाद अनसब्सक्राइब कैपिटल वो होता है कि जो कंपनी ऑफ़र नहीं कर रही होती इशूड कैपिटल लोगों को जो है उसके अगेंस्ट शेयर्स अनसब्सक्राइब डेफिनेशन देखें तो क्या करें, अनसब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज़ नॉट बीन सब्सक्राइब्ड और टेकन अप बाय द पीपल थ्रू शेयर्स, के जो शेयर्स की शक्ल में लोग उस चीज़ को नहीं खरीद रहे होते, तो वह अनसब्सक्राइब कैपिटल होता है। यानी कंपनी का कुछ हिस्सा जो है जनरल पब्लिक ऑफर किया जाता है शेयर्स की सूरत में, जो शेयर्स खरीद लेते हैं वो सब्सक्राइब कैपिटल हो जाता है, और जो शेयर्स मतलब कंपनी की तरफ से लोग जो है नहीं खरीद रहे होते वो हमारा आ जाता है अनसब्सक्राइब कैपिटल। इसके बाद हमारे पास आ जाता है अनइशूड कैपिटल, कि जो कंपनी का वो सरमाया जो इशू नहीं किया गया जनरल पब्लिक को, और इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल वो सरमाया आता है जो कंपनी अपने मुश्किल वक्त के लिए पहले से ही जो है महफूज करके रख लेती है। इनकेस अगर कंपनी को कोई भी नुकसान होता है या कंपनी को कोई भी मुश्किल वक्त आता है तो कंपनी उस तमाम सरमाए को इस्तेमाल कर रही होती है। तो ये था हमारे पास सबसे पहले था अथराइज कैपिटल। अथराइज कैपिटल वो सरमाया होता है कि जिसमें मंजूर शुदा सरमाया यानी कंपनी का कुल सरमाया जो है इसकी शक्ल में जो हम लोग क्या कर रहे होते हैं उसको फिर जारी कर रहे हैं। जारी शुदा सरमाया के अंदर वो सरमाया आ जाता है कि जो अवाम को फ़रोग़ करने के लिए पेश किया जा रहा है। गैर जारी शुदा सरमाया वो होता है कि जो अवाम को फ़रोग़ करने के लिए पेश ना किया गया। वसूल शुदा सरमाया का मतलब यह है कि जो लोगों ने हिस्से खरीद लिया और कंपनी ने उसके अगेंस्ट पैसा वसूल कर लिया। और गैर वसूल शुदा सरमाया वो आ जाता है कि जो कंपनी ने जो है सरमाए का वो हिस्सा जिसे लोग नहीं खरीदते। महफूज सरमाया वो जो कंपनी अपनी नागहानी ज़रूरियात या मुश्किलात के लिए जो है पहले ही इकट्ठा करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आ जाता है प्रेफरेंस शेयर्स क्या आते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स मींस कंपनी के तरजीहाती शेयर्स, कि जब भी कंपनी डिविडेंड देती है साल के आखिर में या कंपनी के ख़ात्मे पर, तो सबसे पहले क्या किया जा रहा था, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को जो है उनके जितना उस कंपनी के अंदर उनका हिस्सा है उसके लिहाज से उनको उनका सरमाया या मुनाफा दिया जा रहा था। बाकी फिर जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं उनको दिया जा रहा है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं इज्तिमाई तरजीह हिस्से के जो
If the profit of the company is not enough to pay dividend on any kind of share, then the right of dividend on the shares accumulates until all areas of unpaid dividend has been paid. इसका मतलब ये है कि कंपनी अगर किसी एक साल कंपनी को नुकसान हो रहा है तो उसके दौरान जो है कंपनी अगर वो अपने जो हैं शेयर होल्डर्स को हिस्सेदारों को सरमाया जो है वो ना दे सके तो उस सूरत में कंपनी जो है पिछले सालों का जितना जो है सरमाया उसको अगले साल के साथ जो है उन शेयर होल्डर्स को देगी। तो इज्तिमाई तरजीह हिस्से से मुराद कि अगर जिसका मुनाफा अगर कंपनी किसी एक साल अदा ना कर सके तो आइंदा सालों में अदा कर देती है, यानी गैर अदाशुदा सरमाया उनका ज़ाया नहीं होता बल्कि उस वक्त तक जमा हो रहता है जब तक वो पूरा अदा ना किया जाए। और गैर इज्तिमाई इसके बाद हमारे पास नॉन क्यूमुलेटिव आ जाता है। तो नॉन क्यूमुलेटिव में अगर किसी साल एक साल कंपनी को जो है मुनाफा ना दे सके और नुकसान की सूरत में वो अदा ना कर सके तो आइंदा सालों के बाद भी जो है मुनाफे के साथ उसका अदा नहीं किया जाता। तो जो क्यूमुलेटिव होते हैं उनमें उनके शेयर्स को शेयर होल्डर्स को जो है उनका पिछले सालों के लिहाज से जितना मुनाफा बन रहा होता है अगले सालों में उनको अदा कर दिया जाता है। नॉन क्यूमुलेटिव में अगर एक साल नुकसान हो जाए तो फिर जो है उसका जो होता है मुनाफा अगले साल शेयर होल्डर्स को नहीं दिया जाता। प्रेफरेंस शेयर्स। इसके बाद हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर्स आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑर्डिनरी शेयर्स। कंपनी जब प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे चुकी होती है उसके बाद जो है इन ऑर्डिनरी शेयर्स को डिविडेंड देती है। तो इसमें बताया जा रहा है द शेयर्स ऑन विच द डिविडेंड इज़ पेड आउट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी की जो कंपनी ने एक साल के अंदर जितना मुनाफा कमाया आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कि जब वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर चुकी होती है उसके पास जो सरमाया बच जाता है उसके पास जो मुनाफा बच जाता है वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को देती है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास आ गया डेफर्ड शेयर्स। डेफर्ड शेयर्स वो होते हैं जो इशू किए जाते हैं प्रोमोटर्स को। शेयर्स इशू टू प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स कौन होता है? जो कंपनी को बनाने का उसके क़याम के अमल में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे होते हैं और इसके अलावा जो है कंपनी को तमाम तरह बनाने का काम इन लोगों का होता है। तो ये क्या डेफर्ड शेयर्स मुराद के वो शेयर्स के जो हम लोग प्रोमोटर्स कंपनी की तरफ से प्रोमोटर्स को जारी किए जाते हैं वो उनके डेफर्ड या फाउंडर शेयर्स कहलाते हैं। इसके बाद है एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ द इशूएंस ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 13 टर्म्स ऑफ इशूएंस ऑफ शेयर्स। टर्म्स ऑफ इशूएंस ऑफ शेयर्स सबसे पहले हमारे पास है एट पार। सेकंड हमारे पास आ जाता है एट प्रीमियम। थर्ड आ जाता है हमारे पास एट डिस्काउंट। तो शेयर्स को रेशियो किया जाता है उसकी 3 इकसाम है। एट पार का मतलब कि जो मार्केट वैल्यू है उसी के मुताबिक 100 का शेयर्स है, मार्केट वैल्यू उसकी 100 है तो कंपनी भी उसको 100 का सेल कर रही है तो हमारे पास एट पार आ जाता है। एट प्रीमियम का मतलब होता है मोर देन पार वैल्यू।
मोर देन पार वैल्यू का मतलब क्या है कि मार्केट में शेयर्स की प्राइस 100 है और कंपनी जो उसको सेल कर रही है वो कर रही है 110 के अंदर, तो ये क्या है कि जो इजाफी कर रहा है 10 रुपीज़ वो उसका प्रीमियम कहलाएगी। इसके बाद है डिस्काउंट है, डिस्काउंट में 100 का शेयर है और कंपनी जो है उसको अगर 90 रुपीज़ का सेल आउट कर रही है तो 10 जो रुपीज़ है वो इसमें इसका डिस्काउंट आ जाएगा। एट पार 100 का मार्केट वैल्यू है और कंपनी भी उसको जो सेल कर रही है 100 का ही कर रही है। तो ये थी 3 इकसाम इसकी कि इशूएंस ऑफ शेयर्स, कैसे शेयर्स को इशू किया जाता है। अगर पार वैल्यू पे किया जा रहा है यानी मार्केट वैल्यू उसकी 100 है और कंपनी भी उसको 100 रुपीज़ पे ही कर रही है तो ये इसका पार वैल्यू कहलाएगा। और प्रीमियम मोर देन पार वैल्यू की यानी मार्केट वैल्यू उसकी 100 है और कंपनी जो है उसको सेल आउट कर रही है 110 का, तो 10 जो % है वो उसका प्रीमियम कहलाएगा। इसी तरीके से डिस्काउंट में क्या जो उसको छूट दे रही है कंपनी, मार्केट में उसकी वैल्यू 100 और कंपनी जो है 90 रुपीज़ का सेल आउट कर रही है तो ये उसका डिस्काउंट के लिहाज से आ जाएगा। व्हाट इज़ द मेंट बाय स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस? स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये वो स्टेटमेंट होती है कि अगर कंपनी किसी वजह से प्रोस्पेक्टस को इशू ना कर सके तो फिर रजिस्ट्रार को जमा कराने के लिए एक स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसके ऊपर कंपनी की तमाम इंफॉर्मेशन जो है दर्ज होती है और रजिस्ट्रार के ऑफिस में दर्ज करवा देती है। ये स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस कहलाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द शेयर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर। तो शेयर होल्डर वो पर्सन होता है जो कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है। The person who purchased the share of the company, वो पर्सन जो कंपनी के शेयर्स को ख़रीद रहा है और कंपनी को फाइनेंस दे रहा है, सरमाया दे रहा है और इसके अलावा ये क्या बन रहा है कंपनी का हिस्सा बन रहा है, शेयर होल्डर कहलाता है। डिबेंचर होल्डर डिबेंचर होल्डर the person who creates loan for the company। कंपनी को जब भी सरमाए की ज़रूरत होती है, फाइनेंस की ज़रूरत होती है तो कंपनी जो है एक डॉक्यूमेंट इशू कर देती है जिसे हम डिबेंचर कहते हैं और पब्लिक से उसके अगेंस्ट पैसा उठा लेती है, ये कहलाता है डिबेंचर। और जो शख्स कंपनी को अपना सरमाया दे रहा है एज अ लोन की सूरत में वो उसका डिबेंचर होल्डर कहलाता है। तो ये था आज का आपका टॉपिक।